इस बार की कहानी मेरा घर कहाँ है में हमारी अम्मा शकुंतला बृजमोहन ने नारी के उस पक्ष को छुआ है जिसे शायद हर वर्ग की विवाहिता महसूस करती है। आप स्वयं देख लीजिए, मेरा घर कहाँ है। क्या थोड़ा पानी मिल सकेगा? फाटक पर खड़े युवक ने पेड़ की छांव में बैठी युवती से, जो पेड़ों को पानी देने में तल्लीन थी, पूछा। युवती की तंद्रा भंग हुई। उसने पलटकर युवक की तरफ निहारा। युवक को लगा मानो झील में दो कमल खिल गए हों। युवती के चेहरे पर सौम्यता, अबोधता तथा सरलता का अद्भुत समन्वय था। वह मुस्कुराई। उसके मुस्कुराते ही उसके गालों में सुंदर गड्ढे पड़ गए, जिन्होंने उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए थे। युवक मुग्ध भाव से अपलक उस नैसर्गिक सौंदर्य को निहारता रहा। फिर अपनी बेशर्मी पर झेप कर बोला, माफ कीजिएगा, आपकी एकाग्रता में मैंने बाधा पहुंचा दी। युवती बोली, काफी गर्मी पड़ रही है, प्यास लगना स्वाभाविक है। रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वह घर के भीतर चली गई और ठंडे पानी के साथ एक प्लेट में 2 लड्डू लेकर उपस्थित हुई। लड्डू देखकर युवक बोला, इसको लाने का आपने क्यों कष्ट किया? केवल पानी से काम चल जाता। युवती हंसकर बोली, शहर की तो मैं जानती नहीं, पर हमारे गांव में अतिथि को केवल पानी नहीं दिया जाता। पानी पीकर युवक ने पूछा, क्या आपके घर में कोई नहीं है? युवती उदास होकर बोली, मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। पिताजी से मिल लीजिए, आपसे मिलकर वो बहुत खुश होंगे। अंदर पहुंचते ही युवक ने देखा कि कमरा सादा है, पर बड़ी सुघड़ता से सजाया गया है। खिड़की के निकट एक वृद्ध अखबार हाथ में लिए पढ़ने में तल्लीन थे। युवती की आहट सुन वह पढ़ते पढ़ते बोले, आ गई बेटी, जरा पानी तो पिलाना। युवती मुस्कुराकर बोली, देखिए पिताजी, आपसे कौन मिलने आया है? वृद्ध ने अखबार रखकर युवक की तरफ देखा, फिर प्रश्नवाचक दृष्टि से बेटी की तरफ निहारा। युवती लजाकर बोली, पिताजी, मैं इनसे परिचय पूछना तो भूल ही गई। युवक हंसकर बोला, मेरा नाम मयंक है। वर्षों पहले मेरे पिताजी इसी गांव के निवासी थे। माँ के मुंह से अपने गांव की चर्चा बहुत बार सुनी थी। आज ऑफिस में छुट्टी थी, इसलिए सोचा क्यों न अपने गांव की सैर की जाए। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख इतना मुग्ध हो गया कि चलता ही रहा। जब जोर की प्यास लगी तो देखा मैं काफी दूर निकल आया हूँ। बेटा, मेरा नाम सुकांत शरण है। यह मेरी बेटी सुमिता है। मैं यहाँ स्कूल में मास्टर हूँ। सुमिता की माँ नहीं रही। यह बेचारी पढ़ाई के संग संग सभी कार्य करती है। अभी हाल ही में इंटर का इम्तिहान दिया था। पूरे प्रांत में प्रथम आई है। आगे बढ़ने का इसका बहुत मन था, पर यहाँ कॉलेज नहीं है, इसलिए बेचारी की पढ़ाई छूट गई। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? हो सकता है मेरा उनसे परिचय हो। युवक गमगीन स्वर में बोला, मेरे पिता का वर्षों पहले देहांत हो गया था। उनका नाम चंद्र प्रकाश था। वृद्ध टोक कर बोले, तुम चंद्र प्रकाश के बेटे हो? वह तो मेरे अभिन्न मित्र थे। उन्होंने गांव छोड़ने से पहले मुझसे बहुत कहा था कि मैं भी उनके संग शहर चलूं, पर बाप दादा की निशानी यह घर तथा जमीन नहीं छोड़ पाया। बेटे, तुम्हारी माताजी कैसी हैं? उन्हें किसी दिन यहाँ लाओ न। फिर सुमिता की तरफ देखकर हंसते हुए पूछा, पहचाना इसे? ये बचपन में तुम्हारे संग खेलती थी। तुम इसे सुमी कहकर पुकारते थे। जब लड़ते थे तो इसकी चोटी पकड़कर खींचते थे। युवक अवाक सुमिता को निहारता रहा, फिर आश्चर्य से बोला, अरे सुमी, तुम इतनी बड़ी हो गई? सुमी शरारत से मुस्कुराती हुई बोली, तुम कौन से छोटे रह गए हो? जरा शीशे में अपनी शक्ल निहारो, तभी समझ में आएगा।
तीनों के मधुर हास्य से कमरा गूंज उठा। घंटा भर बैठने के पश्चात मयंक यह कहकर चला गया कि वह जल्द ही फिर आएगा। शहर लौटते हुए रास्ते भर सुमी का भोला चेहरा मयंक की आंखों के सामने नाचता रहा। घर आने पर जब माँ ने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो आश्चर्य से बोली, बेटा क्या गांव बहुत पसंद आया? मयंक हंसकर बोला, माँ गांव तो सुंदर लगा ही, पर वहां के रहने वालों ने मेरा मन मोह लिया। गांव में पिताजी के अभिन्न मित्र सुकांत शरण से भेंट हो गई थी। मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाया, पर जब पिताजी का नाम बताया तभी उनसे ज्ञात हुआ कि वो पिताजी के अभिन्न मित्रों में से एक थे। बचपन में उनकी बेटी सुमी के संग मैं खेला करता था। सुमी को अब तुम देखोगी तो देखते ही रह जाओगी। माँ, मैंने वायदा किया है कि तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगा। बेटे के मुंह से सुकांत शरण तथा उनकी बेटी की प्रशंसा सुनकर माँ के तेवर चढ़ गए। बोली, उस गंवार कंगाल मास्टर की तारीफ कर रहा है। कहाँ हम और कहाँ वह। हमें क्या जरूरत है जो उससे मिलने जाए। संबंध बराबर वालों से रखा जाता है, कंगालों के संग नहीं। मयंक को माँ की बात बुरी तो बहुत लगी, पर उसने उस समय माँ से बहस करना उचित न समझा। उसने कहा, माँ, तुम कई वर्षों से मुझसे विवाह के लिए जोर दे रही हो। अब मैं विवाह के लिए राजी हूँ। लड़की भी मैंने पसंद कर ली है। माँ का चेहरा खिल उठा। बोली, लड़की के घर वाले खूब रईस हैं ना, अच्छा दहेज मिलेगा ना? मयंक गंभीर स्वर में बोला, माँ, जब अच्छी मनपसंद लड़की मिल रही है तो फिर दहेज की चिंता क्यों? माँ आश्चर्य से बोली, बिना दहेज के भी कहीं ब्याह हुआ है? हमारी नाक नहीं कट जाएगी? लोग सोचेंगे कि हमारे बेटे में कुछ खोट है, तभी हम दहेज नहीं ले रहे हैं। मयंक हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़की के घर वाले पढ़े लिखे हैं, वे ऐसा कदापि नहीं सोचेंगे। माँ ने आश्चर्य से बेटे की तरफ देखते हुए पूछा, पर लड़की कौन है? उसके पिता का क्या नाम है? मयंक गंभीरता से बोला, सुकांत शरण जी की बेटी सुमी। सुनते ही माँ चीख कर बोली, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया है? उस कंगाल मास्टर के घर मैं कभी विवाह की सहमति नहीं दे सकती। मयंक दृढ़ स्वर में बोला, माँ, विवाह तो मैं सुमी से ही करूंगा, और वह भी जल्दी ही। माँ ने माथा पीट लिया। उन्होंने काफी कोशिश की कि मयंक सुमी से विवाह न करे, पर हार कर उन्हें भी सहमति देनी ही पड़ी। विवाह के दौरान वह सारे समय मुंह फुलाए रही, तरह तरह के व्यंग बाणों से सुकांत शरण को बेचती रही। चूंकि गांव से पुराना संबंध था, वह विवाह रोकने की हिम्मत न कर पाई। सुहाग रात के दौरान मयंक ने सुमी से कहा, वर्षों से मैं विवाह को टाल रहा था, पर तुम्हें देखकर लगा कि तुम ही वह लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। आज इस मधुर बेला में मैं तुम्हारे कोमल कंधों पर इस घर की शांति का दायित्व सौंप रहा हूं। इसे वहन करना थोड़ा कठिन जरूर है, पर तुम सहनशील तथा समझदार हो, इस कारण यह जिम्मेदारी कुशलता पूर्वक निभा लोगी। सुमी दृढ़ स्वर में बोली, मेरा विश्वास कीजिए, मर जाऊंगी पर आपके विश्वास को कभी खंडित नहीं करूंगी। मयंक ने प्यार से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, प्रिय, मिलन के इस मधुर अवसर पर ऐसी बात मुंह से मत निकालो। यह अमूल्य रात जीवन में एक बार ही तो आती है। हमें ऐसी अशुभ बातें करके इसे गंवाना नहीं चाहिए। जीवन में कभी कभी ऐसे भी क्षण आते हैं जब मनुष्य उलझन में पड़ जाता है। ऐसे समय में अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखना, हम दोनों मिलकर उन्हें जरूर सुलझा लेंगे। सुमी हंसकर बोली, मैं अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझा लूंगी, आपको कभी कष्ट नहीं दूंगी। मयंक ने प्यार से उसका हाथ दबाकर कहा, मेरी सुमी सर्वगुण संपन्न है, तभी तो जंगल से इस हीरे को खोज कर लाया हूं। सुमी ने शर्माकर मयंक के सीने में मुंह छुपा लिया। विवाह के पश्चात मयंक की दुनिया ही बदल गई। सुमी का प्यार पाकर वह निहाल था। उधर ससुराल में पैर रखते ही सुमी ने समझ लिया था कि सास का हृदय जीतने के लिए उसे कठिन मार्ग से गुजरना पड़ेगा, पर उसे अपने ऊपर विश्वास था कि अपनी सेवा से वह उनका मन जीत लेगी। सुबह से शाम तक वह कठिन परिश्रम करती।
वो सास को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी, पर फिर भी उनके तेवर चढ़े रहते थे। जब सुमी सीधा पल्ला लेती तो उसे गंवार कहते हुए ताना मारा जाता, और जब वो उल्टा पल्ला लेती तो सास उसका उपहास उड़ाती। तो एक दिन सुमी ने अपनी ननद से कहा, दीदी हमें अपने जैसी बिंदी लगा दो। तभी सास चीखी, मेरी बेटी क्या तेरी नौकरानी है? ऐसी ही बिंदी लगवाने का शौक था तो बाप के घर से किसी गंवार नौकरानी को साथ ले आती। तेरी बिंदी लगाने को वही ठीक रहती। अपमान की वेदना से सुमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें डबडबा आई, पर वह आंसू पीकर काम में जुट गई। विवाह में सुमी को जितने भी कपड़े मिले थे लगभग सभी सास ने रख लिए थे। एक दिन सुमी ने सास से कहा, अम्मा जी मुझे एक नई साड़ी चाहिए। अभी वो इतना ही कह पाई थी कि सास तमक कर बोली, क्या हमने कपड़े की दुकान खोल रखी है? अगर नई नई साड़ियां पहनने का शौक है तो बाप के घर से ले आओ। और दूसरे ही दिन सास ने उसे पिता के घर भेज दिया। बेटी का उदास चेहरा देखकर पिता को आभास हो गया कि उसको ससुराल में कष्ट है, पर लकीर के फकीर पिता ने यही उपदेश दिया, बेटी मैं जानता हूं कि एक घर से दूसरे घर में जाकर सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर समस्याओं से जूझते जूझते उसका हल भी मिल जाता है। फिर तो जीवन फूल सा खिल जाता है। बेटी अब वो तुम्हारा ही घर है। विवाह के पश्चात मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं रहा। सुमी की आंखें छलछला उठी। वह सोचने लगी कि अब तक जहां वो पली वह घर उसका नहीं रहा, और जहां विवाह बाद गई वह खानदान कहता है कि इस घर को उसे अपना कहने का अधिकार नहीं है। फिर उसका घर कहां है? वह कहां जाए? दिन भर सुमी बुझी बुझी सी रहती, पर शाम को पति के लौटने पर मधुर मुस्कान से उसका स्वागत करती। मयंक को कभी भान ही नहीं हुआ कि सुमी पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। उसने सोचा मां ने सुमी को अपना लिया है। मयंक के सामने सुमी की मुस्कुराहट देखकर सास जल जाती और उसे प्रताड़ित करने के नए नए तरीके सोचती। एक दिन उबाल आने से थोड़ा दूध नीचे गिर गया। जल्दी में सुमी को कुछ सूझा नहीं तो उसने हाथों से दूध का बर्तन उतारना चाहा। बर्तन बहुत गर्म था, वह उसके हाथ से छूट पड़ा और सारा दूध गिर गया। सास चीख कर बोली, हाय सारा दूध गिरा दिया। बाप ने कितनी गायें दहेज में दी थी जिसका महारानी को इतना गुमान है। यह कहते कहते उन्होंने सुमी को कई चांटे लगाकर कहा, निकल जा इस घर से, यह तेरा घर नहीं है। शायद सहन शक्ति ने हथियार डाल दिए थे। सुमी अपने कमरे की तरफ दौड़ी, फिर दोनों हाथों से अपना माथा पकड़ लिया। उसका सिर चक्कर खाने लगा और वह घर से यह कहती हुई भाग खड़ी हुई, मेरा घर कहाँ है? वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। लोगों ने उसे पकड़ा और मयंक को खबर कर दी। मयंक भागा भागा आया। उसने देखा कि सुमी पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। वह उसे लेकर अस्पताल भागा। मनोचिकित्सक ने उसे देखकर कहा, मयंक बाबू, आपकी पत्नी को कोई गहरा आघात लगा है, तभी इनकी यह दशा हो गई है। मयंक आश्चर्य से बोला, डॉक्टर साहब, मैंने हमेशा अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए पाया। उसने कभी भी मुझसे किसी तरह की शिकायत नहीं की। डॉक्टर बोला, यही तो बुरा हुआ। अपनी वेदना को अगर या किसी को कह देती तो ऐसा नहीं होता। आप पता लगाइए, शायद घर ही में आपके हाथ कोई सूत्र लग जाए। सूत्र मिलने पर मुझे इलाज करने में सुविधा हो जाएगी, वरना काफी समय लग सकता है। मायूस मयंक घर लौटा। बिना किसी सबूत के वह मां से कुछ पूछ नहीं सकता था। वह उनके तीखे स्वभाव से परिचित था। अपने कमरे में पहुंचते ही सुमी की दशा को याद करके उसकी आंखें भर आईं। वो बेचैन हो उठा। उसे याद आया, एक दिन सुमी ने कहा था, जब मन अशांत हो तो डायरी लिखने पर बड़ा सुकून मिलता है। डायरी सुमी की सबसे प्रिय वस्तु थी। मयंक ने डायरी उठा ली। आंसुओं से सींची उस डायरी में लिखा था, जिस विश्वास के साथ मेरे पति ने मेरे कंधों पर घर की शांति का दायित्व सौंपा था, उस विश्वास को मैं कभी खंडित नहीं करूंगी। पर हृदय अब पीड़ा झेलते झेलते जर्जर हो चुका है। वह बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बस एक ही उपाय शेष बचा है, उससे शायद मेरी वेदना कम हो जाए, और वह है अपनी व्यथा को मैं कागज पर अंकित कर दूं। यद्यपि इसे भी मैं अपनी कायरता समझती हूं, पर यह मेरी लाचारी है। इसके आगे उस पर जो जो अत्याचार हुए थे उनका थर्रा देने वाला वर्णन था। अंत में लिखा था, आज मां ने मुझे बुरी तरह मारते हुए फिर से यह शब्द कहे,
यह तेरा घर नहीं है, तू निकल जा यहां से। पर मैं कहां जाऊं? मेरा घर कहां है? इसके आगे कुछ लिखा नहीं था। शायद इसके बाद ही वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। डायरी पढ़कर मयंक सिसक पड़ा। गलती उसी की थी। उसे समझना चाहिए था कि माँ इस विवाह से अप्रसन्न थी। माँ के संरक्षण में उसे सुमी को नहीं रखना चाहिए था। लेकिन सुमी ने कभी माँ की शिकायत भी तो नहीं की, बल्कि हमेशा मुस्कुराती रही। परंतु इस नकली मुस्कुराहट को लाने में उसे कितना कष्ट उठाना पड़ता होगा। इसके अलावा पहली रात में उस अबोध के कोमल कंधों पर घर की शांति का दायित्व डालना क्या उसका निजी स्वार्थ नहीं था? वह तो कपड़े झाड़कर उस आग से भाग निकला, पर सुमी को अनजाने में उसने उसी आग में झोंक दिया। उसने डॉक्टर को डायरी की बात बताई। डॉक्टर ने कहा, मयंक बाबू, आपको अपनी पत्नी को यही विश्वास दिलाना है कि उसका भी एक घर है जिसे वह अपना कह सकती है। उसके लिए आपको एक बार रोज यहाँ आकर उससे कहना है, सुमी, मैंने तुम्हारा घर खोज लिया है, वह केवल तुम्हारा घर है। पागल खाने में सुमी घंटों छड़ों को पकड़े खड़ी रहती और हर आने वाले को देखते ही बड़ी ही करुण आवाज में पूछती, मेरा घर कहाँ है? पर वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। 2 दिन बाद जब मयंक सुमी को देखने पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वह झील जैसी आंखें जिसमें 2 कमल खिले रहते थे वीरान हो चुकी है। गुलाबी काया पतझड़ के पत्तों जैसी पीली पड़ गई है। मुस्कान का स्थान उदासी ने ले लिया है। निराशा से उभरी पीड़ा पागलपन में उसके चेहरे पर दृष्टिगोचर हो रही है। सुमी की दशा देखकर उसका हृदय विदीर्ण हो गया, पर अपने को संतुलित करके वह उसके बिल्कुल निकट पहुंच गया। उसे देखते ही सुमी ने पूछा, मेरा घर कहाँ है? मयंक ने भी आंखों से कहा, सुमी, मैंने तुम्हारा घर खोज लिया है, चलोगे अपने घर? सुमी के सपाट पर कोई प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर न हुई। क्षण पकड़े पकड़े वह उठ खड़ी हुई और उसने मयंक से फिर वही सवाल किया, मेरा घर कहाँ है? निराश मयंक घर लौटा। उसने माँ से कहा, तुम्हारे संरक्षण में सुमी को रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। मेरा तो जीवन ही वीरान हो गया। तुम बराबर सुमी की शिकायत करती थी, पर इतने कष्ट झेलने पर भी तुम्हारे विरुद्ध उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने समझा तुमने उसे बेटी का प्यार दिया है, पर इस गलतफहमी में मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। माँ गुस्से से बोली, 4 बर्तन रहते हैं तो खड़कते ही हैं। तुम मुझे ही क्यों दोषी ठहरा रहे हो? सहन शक्ति स्त्री का आभूषण है, पर सुमी में नाम मात्र को भी सहन शक्ति नहीं थी। अगर वो पागल हो गई है तो हम क्या करें? मयंक गुस्से से बोला, ठीक है माँ, जो गलती मैंने की है उसका सुधार भी मैं ही करूंगा। सुनता था माँ अपने बच्चों के जीवन में फूल बिखेरती है, पर तुमने तो मेरे जीवन को कांटों से भर दिया है, पर इन कांटों को मैं निकाल फेंकूंगा। मयंक हर रोज 1 घंटा सुमी के पास बैठकर उसे ये विश्वास दिलाता कि उसका भी एक घर है। नित्य ही एक आदमी को देखते देखते सुमी उसे कुछ कुछ पहचानने लगी थी, पर अभी तक वह उसके लिए अजनबी ही था। जैसे ही वो पहुंचता, पहला सवाल वह रोज ही करती और मयंक बड़े विश्वास से कहता, सुमी, मैंने तुम्हारा घर खोज लिया है, चलोगे अपने घर? 2 महीने तक निरंतर यह सुनते सुनते सुमी का दिमाग कुछ कुछ खुलने लगा था। धीरे धीरे मयंक उसे विश्वास दिलाने में सफल होता जा रहा था कि उसका भी अपना घर है। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब सुमी की आंखों में पागलपन की झलक गायब हो चुकी थी। उसने पति को पहचान लिया था। डॉक्टर ने मयंक से कह दिया था कि फिलहाल आप इन्हें इनके पिता तथा अपनी माताजी से मिलने मत दीजिएगा, क्योंकि दोनों ने ही कहा था कि उनके घर को वो अपना घर नहीं कर सकती। 1 हफ्ते बाद ही डॉक्टर ने सुमी की हालत देखकर कहा, मयंक बाबू, अब आप अपनी पत्नी को उसके घर ले जा सकते हैं, जो केवल आप दोनों का हो। मयंक का चेहरा खिल उठा। वह बाजार से लाल रंग की चुनरी खरीद लाया। सुमी को चुनरी देखकर वो बोला, इसे पहनकर अपने घर चलो, आज तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। तुम दुल्हन बनकर आज अपने घर में प्रवेश करने जा रही हो। यह बात सुनते ही लज्जा से सुमी का चेहरा लाल हो गया। गाड़ी से सुमी का हाथ पकड़कर वह उतरा और हंसकर बोला, सुमी, जरा छोटा सा घूंघट निकाल लो, आज तुम अपनी नई ससुराल में प्रवेश कर रही हो। सुमी को एक सुंदर कॉटेज के फाटक पर खड़ा करके उसने कहा, यही तुम्हारा घर है। नवोढ़ा के समान सुमी ने फाटक के अंदर प्रवेश किया। वह दोबारा दुल्हन बनी थी, पर आज सास ने नहीं बल्कि सूर्य की प्रथम किरण ने उसकी आरती उतारी थी। अब वहां कोई यह ताना देने वाला नहीं था कि
कि वह दहेज लेकर नहीं आई है। प्यार से उसका हाथ पकड़कर मयंक बोला, सुमी, यह तुम्हारा अपना ही घर है। खुशी से सुमी की आंखें भर आई। पति के सीने पर अपना सिर टेककर भाव विभल होकर वह बोली, हम दोनों का। मेरा घर कहाँ है? तो ये कहानी आपने सुनी। वास्तव में इस कहानी में कल्पनाशील लेखिका ने जीवन की पीड़ा के बीच से ही मानव मन की कोमलता, प्रेम और सहानुभूति के तत्वों की तलाश की है और जीवन निर्माण के सूत्र उकेरे हैं। मानते हैं ना आप भी? अब कृष्ण मोहन को इजाजत दीजिए। बहुत शीघ्र एक नई कहानी के साथ आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।